जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, हम लोग के द्वारा जो सीरीज चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज हम आप लोग को ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों ये जो सीरीज चलाया जा रहा है खास करके बिहार दरोगा को टारगेट को रखकर चलाया जा रहा है। दोस्तों तो आइए आज का सिलसिला शुरू करते हैं प्रश्नों का। तो आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन बी भाभा ने, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर और ऑप्शन डी दोस्तों हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एस चंद्रशेखर एस चंद्रशेखर के द्वारा दोस्तों कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सीवी रमन। दोस्तों सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताए थे। तो ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों भाभा। दोस्तों परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है एच.जी. भाभा को, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है हरगोविंद खुराना ने 1968 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। दोस्तों पूछा गया है कि हमारे जो अंतरिक्ष है उसमें अब कितना तारामंडल है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 87, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 88, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 89 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 90। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 88 गो तारामंडल है दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में। अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूछा गया है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत जो किससे संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर सी हिमालय की उत्पत्ति से और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उपस्थिति से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों पढ़ते हैं, क्या है। पूछा गया कि प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समय की, ऑप्शन नंबर बी दूरी की, ऑप्शन नंबर सी चमकीलापन से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों, दूरी की इकाई है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी कि 4 को ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। दोस्तों इसमें से कोई एक है जो सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी धूमकेतु, ऑप्शन नंबर सी ग्रह और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों निहारिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निहारिका जो होता है दोस्तों वह सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। निहारिका आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। निहारिका है जो सौरमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि पृथ्वी स्थित है, यानी कि पृथ्वी जो है कौन से ग्रह के बीच में स्थित है। दोस्तों तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है शुक्र और मंगल, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों शुक्र और बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बुध और शुक्र। तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे तो सूर्य से दूरी के क्रम में पहले ग्रहों को देख लेते हैं। दोस्तों क्या कौन कौन ग्रह है। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों यह ग्रह का जो हम नाम लिखे सूर्य से दूरी के क्रम में, यहाँ सूर्य है, इसके दूरी के क्रम में सब ग्रह है। दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया है, पृथ्वी के बारे में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जो स्थिति है कौन से 2 ग्रहों के बीच में। तो यहाँ शुक्र और इधर मंगल है, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है दोस्तों, पृथ्वी ग्रह है। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र और मंगल।
अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 होगा दोस्तों। पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कैसी उत्पन्न होती है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ऑक्सीकरण द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। ये सूर्य है दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी है, तो इतना के बीच की दूरी कितना है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 146.6 मिलियन किलोमीटर, और ऑप्शन डी है दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में कितना है दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी जो होती है सूर्य से कौन से दिन निकटतम दूरी पर होती है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों 3 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए में है 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी जो होता है सूर्य से सबसे कम दूरी पर, निकटतम दूरी पर होता है दोस्तों। इसको बोला जाता है उपसौर, जब नज़दीकी में रहता है इसी को बोलते हैं उपसौर। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या कर पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो उपसौर बोलते हैं। किस तारीख को होता है दोस्तों 3 जनवरी को। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अधिकतम दूरी कितना कौन से तारीख को होता है, तो 4 जुलाई, याद रखिएगा 4 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी में है दिया हुआ 4 जुलाई। 4 जुलाई को इन दोनों के बीच में अधिकतम दूरी हो जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अपसौर। अपसौर 4 जुलाई को क्या बोला जाता है अपसौर, और 3 जनवरी वाला जो होगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों उपसौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। प्रश्न अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है दोस्तों। तो ये अभी हम लिखे थे, आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आसानी से ये बन जाएगा दोस्तों। लिखे थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पर सूर्य रहेगा दोस्तों। तो सूर्य से दूरी के क्रम में सजा कर लिखे हैं ये ग्रह है दोस्तों। तो देखिए सूर्य से नज़दीकी में कौन है, कौन सा ग्रह है दोस्तों बुध है। तो इसका मतलब कि बुध है जो सूर्य के सबसे कम समय में क्या कर लेगा दोस्तों चक्कर लगा लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। पूछा गया है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा 2 ग्रह है दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बुध और शनि, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शुक्र और मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुध और शुक्र किसके नज़दीकी में है दोस्तों सूर्य के नज़दीक में। तो ये दोनों जो है यही इसी दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। यहाँ से उपग्रह होने लगता है लेकिन ये दोनों का उपग्रह नहीं है, क्योंकि किसके नज़दीक में है दोस्तों सूर्य के नज़दीक में है। इसी कारण से इसका जो उपग्रह है दिखाई नहीं देता है। तो बुध और शुक्र आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा बुध और
शुक्र। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। अब अगले प्रश्न पाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 है। क्या है? कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि कर्क रेखा है वो कौन से देश से नहीं गुजरती है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मिस्र से, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों भारत से, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ईरान से, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों म्यांमार से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान से नहीं गुजरती है। ईरान से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, ईरान से नहीं गुजरती है दोस्तों। मिस्र से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, भारत से 8 राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, और म्यांमार से भी गुजरती है, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ईरान से। अब अगले प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बलुआ पत्थर एक पत्थर चट्टान है क्योंकि वह, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल में बनती है, ऑप्शन नंबर बी गर्मी से बनती है, ऑप्शन नंबर सी पानी के नीचे बनती है, और ऑप्शन नंबर डी पहाड़ के ऊपर बनती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों? पानी के नीचे बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी के नीचे बनती है, पानी के नीचे बनती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पानी के नीचे बनती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? यानी कि रूपांतरित चट्टानों का 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक नहीं है दोस्तों। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों स्लेट, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ग्रेनाइट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट दोस्तों आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण दोस्तों याद रखें। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है दोस्तों? आग्नेय चट्टान का। जबकि संगमरमर हो गया ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर हो गया दोस्तों। उसके बाद में हो गया क्वार्टजाइट, उसके बाद में हो गया स्लेट। ये तीनों है दोस्तों, ये तीनों रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ग्रेनाइट हो जाता है आग्नेय चट्टान में, कौन कौन आता है? ग्रेनाइट हो जाएगा दोस्तों, बेसाल्ट हो जाएगा, बेसाल्ट। उसके बाद में बिटुम लिग्नाइट कोयला हो जाएगा दोस्तों, लिग्नाइट कोयला हो जाता है। तो 3 को याद रखें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उसके बाद लिग्नाइट कोयला। ये सब किसका उदाहरण दोस्तों? ये सब हो जाता है आग्नेय चट्टानों का। ये सब है संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, ये सब रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है दोस्तों। अवसादी चट्टान में आता है, अवसादी चट्टान में आ जाता है दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में सेल भी आ जाता है, उसके बाद में आ जाएगा बिटुमिनस कोयला दोस्तों। अवसादी चट्टान में कौन कौन आता है? बलुआ पत्थर हो जाता है, अवसादी चट्टान में आता है दोस्तों चूना पत्थर हो जाता है, उसके बाद में सेल आता है, और उसके बाद में बिटुमिनस कोयला। देखिए दोस्तों बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है, यानी कि इसी से बना है। क्वार्टजाइट का बलुआ पत्थर का रूपांतरित करेंगे तो क्या बन जाता है दोस्तों? क्वार्टजाइट। उसके बाद में चूना पत्थर को जब रूपांतरित करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? संगमरमर। सेल को जब रूपांतरित करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? स्लेट। बिटुमिनस जब कोयला को रूपांतरित करेंगे दोस्तों तो एंथ्रासाइट कोयला बन जाता है, एंथ्रासाइट कोयला बन जाता है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में पहला ऑप्शन है दोस्तों संगमरमर हो गया, उसके बाद में स्लेट था, उसके बाद में क्या था? क्वार्टजाइट। ये सब रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है दोस्तों। और ये ग्रेनाइट जो था किसका था?
आग्नेय चट्टानों का। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन आता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और लिग्नाइट कोयला आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगर अवसादी चट्टान पूछेगा तो बलुआ पत्थर हो जाएगा दोस्तों, चूना पत्थर हो जाएगा, सेल हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला हो जाएगा। ये सब किस में आता है? अवसादी चट्टान में आता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, पूछा गया कि माउंट एटना है, यानी कि माउंट एटना क्या है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एक पर्व है, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एक पर्वत शिखर है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों एक ज्वालामुखी है, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों एक पठार है। तो दोस्तों माउंट एटना की ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी है दोस्तों, एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, बिहार दरोगा में इसको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन? मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह कहाँ का है? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों अलास्का का, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इटली का, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों जापान का। दोस्तों मौना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह हवाई द्वीप का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ का है? हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप का मौना लोआ कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों? हवाई द्वीप का। याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 16 का बी। अगला प्रश्न पाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है, किसके लिए रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष यान का वेग, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों किसी भवन की ऊंचाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई दोस्तों मापा जाता है फैदोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में जो है फैदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, पूछा गया है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का नहीं है, यानी किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी नहीं फैला हुआ है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है दोस्तों जर्मनी, ऑप्शन सी है दोस्तों ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी है दोस्तों इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन में नहीं फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत की श्रेणी नहीं फैला हुआ है दोस्तों। बाकी ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है जर्मनी, और ऑप्शन सी में दोस्तों ऑस्ट्रिया। ये तीनों जगह आल्प्स पर्वत की जो श्रेणी है पाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में इसका हिस्सा नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। अब अगले प्रश्न पाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न क्या है दोस्तों? पूछा गया है कि टेलर घाटी अवस्थित है, यानी कि टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में, और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर अंटार्कटिका में अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ है दोस्तों? अंटार्कटिका में अवस्थित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ट वाला है टेलर, तो यहाँ भी ट आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। टेलर घाटी अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। पूछा गया है कि पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, यानी कि 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इस ऑप्शन में से कोई एक जो है शुष्क क्षेत्र वाला मरुस्थल है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन अरब का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी गोबी मरुस्थल, और ऑप्शन नंबर डी थार मरुस्थल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल जो है दोस्तों वह सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र का वाला मरुस्थल है दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल चिली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरब का मरुस्थल है दोस्तों, अरब में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, वह मंगोलिया में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों थार, वह भारत के राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 ये एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है?
प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। पूछा गया है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस देश में, यानी कि सवाना जो है घास का मैदान है दोस्तों, इसका विस्तार किस देश में है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर बी एशिया में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका में और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में। सवाना जो घास मैदान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है दोस्तों, अफ्रीका में। दोस्तों इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बता देते हैं। पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो उसका एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, संकल्प अगर आप लोग को याद रहेगा तो जितना भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं इस ट्रिक में कौन कौन सा घास का मैदान शामिल है। तो स का मतलब हो जाएगा दोस्तों सवाना, एक और होता है इसी में सिलवास, क का मतलब हो जाएगा दोस्तों कंपास, ल का मतलब हो जाएगा दोस्तों लानोज, प का मतलब हो जाएगा दोस्तों पॉर्कलैंड। दोस्तों सवाना या सेलवास, क का मतलब हो जाएगा कंपास, ल का मतलब हो जाएगा लानोज और प का मतलब हो जाएगा दोस्तों पॉर्कलैंड। तो जितना भी है सवाना, कंपास, लानोज और पॉर्कलैंड, ये सब घास के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही सब है दोस्तों। याद रखिएगा इसको, क्योंकि बार बार ये दरोगा में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ये ट्रिक याद रखिएगा संकल्प। अगर संकल्प आप लोग को ट्रिक याद रहेगा तो जितना भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों। तो ये पूछा गया था सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका में है दोस्तों। आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों। पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो वृक्ष रहित घास का मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं। आपके सामने ऑप्शन है सिलवास, ऑप्शन बी है दोस्तों पंपास, ऑप्शन सी है दोस्तों प्रियरी और ऑप्शन डी है दोस्तों स्टेपीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंपास जो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना एक देश है, वहीं पर यह पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा पंपास ये कहाँ पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रियरी है दोस्तों, भी ध्यान में रख, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी में है प्रियरी घास का मैदान होता है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रियरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है स्टेपीज, जो होता है यूरेशिया में पाया जाता है, यूरेशिया। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है दोस्तों, यूरेशिया में। तो ध्यान रखिएगा पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में यानी कि दक्षिण अमेरिका में। प्रियरी जो होता है वह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। एक और है स्टेपीज, वो पाया जाता है यूरेशिया में। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। पूछा गया है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी जो मरुस्थल है वह कौन सा देश में स्थित है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों चीन में, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कजाकिस्तान में और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मंगोलिया में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोबी मरुस्थल जो होता है दोस्तों वह मंगोलिया में स्थित है। कहाँ, मंगोलिया। ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, मंगोलिया में। ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, यानी कि किस देश में ग्रेट साल्ट झील स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दोस्तों ईरान, ऑप्शन बी है दोस्तों अमेरिका, ऑप्शन सी है दोस्तों तुर्की और ऑप्शन डी है भारत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, अमेरिका में है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। आइए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अब 25वां प्रश्न है। पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सागरीय जो लवणता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नदियाँ, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है पवन और ऑप्शन डी है दोस्तों ज्वालामुखी से निस्तृत राख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आज का, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।